प्यारे साथियों, आज फाइनली अपन ये 5-6 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ख़त्म कर रहे हैं और ये चैप्टर ख़त्म, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अगले चैप्टर्स की तरफ। तो एक पहले शुरू करने से पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार, पिछले वीडियो में ना 2 छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हुई हैं। पहली मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ कि 9th जो क्वेश्चन किया था अपन ने जस्ट लास्ट लेक्चर में, तो उसमें अपने को धारा निकालनी थी, विद्युत धारा, बिल्कुल विद्युत धारा निकालनी थी अपने को। तो इसका जो मात्रक था उत्तर में, वो मैंने क्या लिख दिया, मैंने ओम लिख दिया है। तो ये गलती कर दी है मैंने, धारा का मात्रक एम्पियर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सुधार कर लिया होगा ना, छोटी सी चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो छठा क्वेश्चन था ना, उसके 2 हिस्से थे, पढ़ा भी था मैंने, समझाया भी था कि 2 हिस्से हैं, लेकिन मैंने आपको पहला ही हिस्सा करवाया था, दूसरा हिस्सा करवाना मैं आपको भूल गया था। तो दूसरा हिस्सा क्या था कि यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। मतलब पहले हमें क्वेश्चन में प्रतिरोध का मान दे रखा था 10 ओम और लंबाई निकालने को बोला था, तो अपन ने निकाल दी थी। फिर ये कह रहा है दूसरे हिस्से में कि अगर हम क्या करें कि जो व्यास है ना तार का, वो दुगुना ले लें। मतलब पहले क्या सीन है, R बराबर रो L बटा ए, लेकिन अब हमें कह रहा है कि A की जगह हम क्या करें, हम A की जगह क्या करें, जो है उसकी व्यास की जो है ना लंबाई, वो दोगुनी ले लें। मतलब समझना, जैसे अगर ये पहले है हमारे पास में तार, तो ये व्यास होता है डायमीटर d, और कह रहा है डायमीटर को हम कैसा कर दें, 2d कर दें, डबल कर दें, मतलब ये चीज इतनी बड़ी कर दें तार को। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो डायमीटर दोगुनी होगी ना, तो हमारी त्रिज्या जो है ना, रेडियस, वो भी डबल हो जाएगी। ये बात पकड़ने वाली है यहाँ पे। जब आप व्यास को दुगुना करोगे तो त्रिज्या भी दुगुनी हो जाएगी। तो त्रिज्या के दुगुने होने से ए पर क्या फर्क पड़ेगा, जो नया एरिया है ए डैश मान लो, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले एरिया था पाई आर स्क्वायर, अब क्या हो गया पाई 2r का स्क्वायर। तो ये चीज क्या हो गई आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर, ये चीज। तो एरिया जो है वो आपका कैसा हो गया, 4 गुना हो गया। त्रिज्या दुगुनी हुई, एरिया कैसा हो गया, 4 गुना हो गया। तो आप यहां पर कहोगे कि अब जो हमारा नया प्रतिरोध होगा ना, वो क्योंकि प्रतिरोध तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना ए के हमारे, तो उसका मतलब 4 हिस्सा हो जाएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, R बटे 4। तो 4 का भाग जब आप दोगे पुराने वाले R में, मतलब 10 में, तो आपके पास यहां पर कितना आएगा 4 आएगा आपके पास 2.5। क्लियर। तो ये चीज बस मेरे को आपको बतानी थी। अब उसके इसको छोड़ करके अपन जो है आगे बढ़ सकते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक बात मैं यहाँ पर फिर आपको बता दूं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन से दोस्तों सच में ऐसे हैं कि काफ़ी बार जो है ना अध्यापक भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या मतलब दिक्कत है इसमें। मतलब मैंने क्योंकि सामने भी बच्चों को पढ़ाया है अलग अलग स्कूल्स के, CBSE बोर्ड के, तो कहीं ना कहीं बच्चे तो कंफ्यूज रहते ही हैं, और कभी कभी टीचर्स को भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपका पूरा ध्यान जो है ना, वो यहाँ पर देना मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। मतलब 220 आपके घर में पावर आ रही है, उस पर आप बहुत सारे बल्ब लगा रहे हो। सब बल्ब कितने वाट के हैं, 10। अपन बल्ब लाते हैं मार्केट से, तो यही तो पूछ के लाते हैं कि साहब 8 वाट का दे देना कि 10 वाट का दे देना। तो ये कह रहा है कितने वाट के हैं, सारे के सारे बल्ब 10 वाट के हैं। ठीक है, आगे कह रहा है हमें, यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो साहब, ये आपकी जो लाइन आ रही है ना बाहर से, ये कितनी है, 220 वोल्ट, और इससे जो धारा जा सकती है ना कुल ज्यादा से ज्यादा, वो है 5 एम्पियर। और इसमें आपको बल्ब लगाने हैं, सारे बल्ब कितने वाट के हैं, 10 वाट के। तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। समझना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि ये जो बल्ब थे ना, ये सारे आपको कैसे लगाने हैं, ऐसे 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, बल्ब बना लो। मतलब मैंने यहां प्रतिरोध बना दिया, आप चाहो तो यूं करके बल्ब बना लो। तो ये सारे बल्ब कितने हैं, 10 वाट, 10 वाट, और ये भी क्या है, 10 वाट, ऐसे मान लो। तो कितने, मतलब ये नहीं पता ना कि कितने लगेंगे यहाँ पे बल्ब,
ये क्वेश्चन है कि भाई साहब बल्ब कितने हैं, मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा, बल्बों की संख्या, बल्ब कितने हैं, और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 12, प्रश्नावली का 12th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? तो अब देखो समझो, इस क्वेश्चन को करने के है ना हमारे पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। पहला तरीका जो कि ज्यादा कॉमन है, हर कोई लगभग यही तरीका बताता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमें I यहां पर दे रखा है, हमें V यहां पर दे रखा है। ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है, देखो यहां मैंने बनाया भी है निशान, तो इसका कुछ पर्पस भी निकलेगा। हर एक बल्ब का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, सही बात है। तो हमें पहले तो इससे और इससे ओम का नियम लगा करके ये पता चल जाएगा कि कुल प्रतिरोध जो है ना इसमें, इस हमारे सिस्टम में या इस पूरे के पूरे जो हमने सर्किट बनाया है इसमें कुल कितना प्रतिरोध आ सकता है। तो अगर हम पहले कुल प्रतिरोध की बात करें कि कुल प्रतिरोध हम कितना देख सकते हैं, तो V हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट और I जो है वो हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर अधिकतम। तो यहाँ पे R का मान हमारे पास आ जाएगा V बटा I 220/5, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 44 ओम। तो कुल प्रतिरोध आपका कितना आ सकता है, 44 ओम। तो अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक बल्ब का प्रतिरोध कितना है, तो जो है मैं क्या करूंगा, सिंपल में, जैसे अपन ने कल ही क्वेश्चन नहीं किया था क्या कि पार्श्व क्रम में, भाई आपको टोटल प्रतिरोध पता है इतना हो सकता है, एक का प्रतिरोध पता है और सबका ही सेम होगा, तो x मान करके कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध तो आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक का प्रतिरोध पता करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएं, यहां फिर वही बात है, जैसे P के हमारे पास कौन से फॉर्मूले हैं, एक है V इंटू आई, ये तो काम नहीं आएगा यहाँ पे। एक है हमारे पास में I²R और एक है हमारे पास में V²/R। तो अब ये वाला फॉर्मूला काम में लें या ये वाला फॉर्मूला काम में लें, मैं इस चीज की बात कर रहा था। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आंसर पता है इसका क्या है, यहां पर आपको मैं बता चुका हूं कि पार्श्व क्रम में जब बल्ब जुड़े हुए हैं तो सब में से सेम धारा नहीं जा रही, सब में से सेम धारा नहीं जा रही, लेकिन सबका जो विभवांतर है ना वो सेम है, और वो क्या है 220। तो हम यहां पर अगर प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं ना एक बल्ब का, तो हमारे पास P तो दे रखा है, शक्ति तो दे रखी है 10 वाट, V हमें दे रखा है, तो हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे ना कि ये वाला। तो अगर कोई ये वाला यूज कर लेता है, I का मान 5 ले लेता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी बल्ब में से 5 एम्पियर धारा नहीं जा रही, क्योंकि विद्युत धारा तो यहां जाकर के डिवाइड हो जाती है, सब में अलग अलग जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी ना। क्लियर हुई बात? तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, क्योंकि भाई P बराबर है हमारा V²/R, तो इसलिए R बराबर हमारा हो जाएगा V²/P। तो इस चीज को बस निकालना है अपने को, यहां से मिलेगा R बराबर V², तो V है हमारा 220, 220 इंटू 220 बटा P। P कितना है हमारा 10 वाट, 10 सिंपल काट दो, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 220 इंटू 22। तो ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ एक काम करता हूँ ना, मैं इसको अभी यूं ही रख देते हैं, आगे देखेंगे। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, प्रतिरोध इतना ओम, ठीक है। तो क्या हुआ, ये है हमारा टोटल और ये है हमारा एक बल्ब का प्रतिरोध। तो अब हमारे पास क्या अप्रोच है कि भाई सारे प्रतिरोधों को आपने कैसे जोड़ रखा है, पार्श्व क्रम में जोड़ रखा है, भाई बल्ब का भी प्रतिरोध ही है ना कुछ ना कुछ। तो हम यहां पर क्या अप्रोच लगा करके इसको सॉल्व कर रहे हैं कि मान लेते हैं बल्ब जो है ना वो X है, ऐसा मान लो। अब माना बल्बों की संख्या, आप पूरा लिखना इसको, तो हम क्या कर रहे हैं कि 1/RP जो है यहाँ पे, या जिसको हमने RT लिखा है यहाँ पे टोटल, या वो क्योंकि पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो उसको हम P लिख रहे हैं मान लो। तो ये क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये चलता रहेगा 1/R कितनी बार X तक चलता रहेगा ये मान लो। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज पता है,
और वो चीज़ क्या है, यहाँ पर आप नोटिस अगर करोगे तो R1 बराबर है R2 के, बराबर है R3 के, और ये चीज़ किसके बराबर है, Rx के। ये सब बराबर है। क्लियर? क्यों बराबर है? सेम ही तो बल्ब है, 10-10 वाट का ही तो है। हमने एक का प्रतिरोध निकाल लिया तो सबका सेम ही होगा ना, अलग थोड़ी होगा। तो ये चीज़ अब आपको रिलेट हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पर लिखेंगे Rp की जगह तो है हमारे पास 44, फिर बराबर में हम देख रहे हैं तो 1 बटा कितना है, R हमारे पास, सॉरी ये रहा 220 इंटू 22, 220 इंटू 22, 220 मतलब यूं कैसे लिख सकते हैं अपन, 220 इंटू 22 प्लस फिर सेम चीज़, प्लस फिर सेम चीज़, ऐसे ऐसे करके x बार। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि x बार सेम चीज़ को जोड़ें तो इससे बेहतर है कि आप उसको x से गुणा कर दो। तो ये सीधा क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास में। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट लेक्चर में सेम क्वेश्चन किया था अपन ने, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अब आपको x का मान ही तो निकालना है यहाँ पे, तो x को अगर आप यहीं रखो तो इसको आप ऊपर भेज सकते हो। तो पूरी इक्वेशन आपके पास में समीकरण क्या बच जाएगी, यहाँ पर x बराबर 220 इंटू 22 बटा 44, भाग देना है बस अपने को। तो ये हो गया, मान लो हमारे पास में 11 चौक 44, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अच्छा वो सीधा ही चला जाता है, कोई बात नहीं। 2 से आप देखोगे तो 110 आपको यहाँ मिलेगा। तो हमारा जो उत्तर आया है यहाँ पर वो है x बराबर कितने बल्ब हैं, 110 बल्ब जो है उत्तर है हमारा। मतलब 110 बल्ब आप लगा सकते हो। ये तो जो जनरल तरीका है जो हर जगह आपको मिलेगा। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये तरीका क्या है, थोड़ा अच्छा तरीका है वाला, कि है ना पावर जो होती है ना, शक्ति, इसको आप सीधा ही जोड़ सकते हो। मतलब एक तरीका ये बताया मैंने आपको, ये दूसरा तरीका कर किसी से भी सकते हो आप। शक्ति को हम जैसे मान लो प्रतिरोध को जोड़ने का हमारे पास तरीका है ना, श्रेणी क्रम में हम सीधा जोड़ देते हैं, पार्श्व क्रम में हम 1/1 करके जोड़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या तरीका है कि हम शक्ति को सीधा ही जोड़ सकते हैं, फिर वो भले श्रेणी क्रम में है या पार्श्व क्रम में। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे यहां पर पहले तो मैं ना शक्ति निकाल लूं, कुल कैसे निकालेंगे भाई, हमें एक फॉर्मूला पता है V इंटू आई। तो हमें प्रश्न में V भी दे रखा है और I भी दे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है। तो कुल शक्ति हमारे पास कितनी हो सकती है यहाँ पे, 220 इंटू आई जो है हमारे पास 5। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 1100। ये है हमारे पास में 1100 वाट कुल शक्ति है आपके पास में, 1100 वाट। एक बल्ब जो है उसकी है 10 वाट। समझ आ रही है आपको? तो एक बल्ब की है आपके पास में 10 वाट। तो मैंने आपको बोला कि हम क्या कर सकते हैं, शक्ति में ये जो बल्ब है इनको सीधा ही जोड़ सकते हैं। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि जो बल्ब हैं वो कितने हैं, x, माना बल्बों की संख्या बराबर है x, तो क्या होगा, यूं लिख सकते हैं हम कि कुल शक्ति बराबर होगी, मतलब कुल शक्ति ये जो निकाली है हमने ये उनके सम के बराबर होगी, बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Px। और यहाँ पर भी हमको पता है कि जो P1 है वो बराबर है P2 के, वो बराबर है P3 के, और ये सब बराबर हैं Px के। तो यही चीज़ हमारे पास वापस से यहाँ क्या आ जाएगी, कुल शक्ति तो है हमारी 1100 वाट। और आप यहाँ नोटिस करोगे तो P1 ये सब जुड़ करके क्या होंगे, 10 इंटू एक्स बन जाएगा, क्योंकि x तो हमने कुल बल्ब माने हैं यहाँ पे। तो वापस से आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दो, x बराबर आपके पास आ जाएगा 1100/10। तो ये कट जाएगा और ये वाट यहाँ पे है ही आपके पास में। तो आपका उत्तर फिर से यहाँ पर कितना आ गया, 110 वाट। आपको समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये ही तरीका अपनाओ या ये ही अपनाओ, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको लॉजिक क्लियर हो तो अपन अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। मतलब कह रहा है कि कोई क्या है हमारे पास में, कोई भट्टी है, भट्टी मतलब फनल जिसको बोलते हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट जो होते हैं, या अगर मान लो लोहा वगैरह पिघलाने के लिए जो होता है ना उनके वो भट्टी होती है। तो उसके अंदर ये कह रहा है कि दो हमारे पास में क्या है, प्रतिरोध कुंडलियां हैं। अब वो कुंडलियां कहाँ में ले रहे हैं, ए और बी, जिनमें से हर एक का प्रतिरोध 24 है। दो हैं, एक दो, दोनों 24 ओम की है, ठीक है। तो कह रहा है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। मतलब आपके पास क्या चॉइस है, आपको चाहिए तो एक चालू कर लो, अगर कम काम है तो आपको चाहिए तो दोनों चालू कर लो, और दोनों को भी आपके पास चॉइस है कि आपको चाहिए तो वो श्रेणी क्रम में आप यूज में ले लो, या आप क्या कर लो, दोनों को पार्श्व क्रम में आप काम में ले लो। तो 3 चॉइस हैं आपके पास में यहाँ पे। तो कह रहा है यदि यह भट्टी 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या होंगी। बहुत सरल क्वेश्चन है कि मतलब देखो 3 केसेस बना रहा हूं मैं तो सीधे ही। क्वेश्चन नंबर 13, 3 केसेस हैं। पहला केस है हमारे पास में कि आपने एक को ही काम में लिया है, ये पहला केस है, और ये कितना है 24 ओम बस। सेकंड केस है आपके पास में आपने दोनों काम में ली हैं, लेकिन दोनों को आपने श्रेणी क्रम में काम में लिया है। थर्ड जो केस है हमारे पास में वो है तीनों को काम में लिया है आपने, दोनों को काम में लिया है आपने, लेकिन दोनों को कैसे काम में लिया है आपने, पार्श्व क्रम में काम में लिया है। 24 अगेन 24 गॉट इट। तो हमें क्या बताना है, तीनों ही केसेस में हमें आई बतानी है। वी हमें तीनों केसेस में सेम दे रखा है 220 220, और यहां पर भी वी है 220। सिंपल है, देखो आई बराबर क्या होगा, वी बटा आर होगा कि नहीं होगा। तो वी कितना है हमारा 220, आर कितना है हमारा यहाँ पर 24, भाग दोगे अगर आप यहाँ पे तो आपको मिलेगा 110 12 55 6 9 में 54 होता है। तो आपको यहाँ मिलेगा 9.10, तो 1 4 के आगे 0 लगेगा तो 36। ये आपका आ गया एम्पियर्स में, धारा का मान है एम्पियर में, खत्म। आगे आएगा पॉइंट में अपन कर नहीं रहे। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना, अब इसमें देखो कुछ है नहीं खास, बस आपको क्या समझना है, यहाँ पे R जो है वो S होगा और वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो यहाँ कुल प्रतिरोध होगा 24 प्लस 24 जो कि कितना आएगा 48 ओम, बात खत्म। तो यहाँ पे भी धारा के लिए सूत्र तो आप यही लगाओगे V बटा R। तो V तो आपका वही है 220 बटा R है आपका यहाँ पर 48। बहुत सिंपल सी बात है। देखो कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे करो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका 55 और ये 12। अब 12 की टेबल अगर हम यहाँ देखें तो 12 पन्नी 60 होता है, लेकिन 12 चौक 48 होता है, ठीक है। 4.257 70, 12 65 12 6 72 पंजे 60 है ना, और फिर उसके बाद 10 बचेगा, एक और 0 लगेगा तो 12 8 96। ये आपके पास आ गया एम्पियर्स में 4.58 एम्पियर्स। भाई ऑब्वियस सी बात थी, यहाँ 24 था, यहाँ नीचे कम है, यहाँ नीचे ज़्यादा हो गई वैल्यू, तो जाहिर सी बात है ना कि ये छोटा मान आएगा। छोटा मान आया है यहाँ पे, खत्म। थर्ड है हमारे पास में यहाँ पे पार्श्व क्रम में, तो यहाँ पे 1/r कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 1/24 प्लस 1/24, RP कह लो इसको आप, सिंपल। तो ये आपका आ जाएगा 1/RP बराबर 2/24, भाग दोगे निकालोगे तो आपके पास आएगा RP बराबर, ये आएगा आपके पास 12 ओम्स। अब बस आपको सेम चीज़ करनी है, सेम फॉलो चीज़ करनी है। कैसे कि V बराबर I बराबर है आपका V बटा R, तो V है 220, R है आपका यहाँ पे 12, भाग देना है 6, 110 3 55, भाग दे दो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 24 1 0 3 3 9 3 3 9,
तो ये 18.3 एम्पियर जो है आपका यहाँ पर उत्तर आ गया। ये और ये आपके उत्तर आ गए। तो अब अगर यहाँ तक हो गया है तो एक और बोर्ड में ख़त्म हो जाएगा, आप इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये चेहरा देख के आज आप हैरान हो रहे हो, मतलब हो गए ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मतलब यार थोड़ा नींद वींद क्या आजकल कम हो रही, मैं बहुत सोता हूँ लेकिन आजकल इतनी नींद मिलती नहीं है मेरे को। अब देखो क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 14। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा इसको करने में। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमें, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। कंपैरिजन करके बताना है। 2 हिस्से हैं क्वेश्चन के। पहला हिस्सा क्या कह रहा है अपने को कि साहब 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन, मतलब एक आपके पास क्या है 6 वोल्ट की बैटरी है और इसमें श्रेणी क्रम में 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या? ये 1 ओम, ये 2 ओम, पहला केस। दूसरे केस में हमें कह रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी से 12 ओम तथा 2 ओम पार्श्व क्रम में। 4 वोल्ट की बैटरी, 12 ओम और 2 ओम, और ये कैसे जुड़े हुए हैं? पार्श्व क्रम में, ये दोनों केसेस। अब कह रहा है आप बताओ कि ना जो 2 ओम वाला है ना, पहली लाइन अब आपको समझ में आएगी, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्ति की तुलना करो। कि ये जो 2 ओम है ना, ये और यहां पे ये, इसकी शक्ति कितनी है इस केस में और इसकी शक्ति कितनी है इस केस में, इसको कंपेयर करके बताना है। मतलब कुल मिला के किसकी शक्ति ज्यादा है कि किसकी शक्ति कम है ये बताना है। तो यहां पे ना आपको निकालनी सेम चीज है P, लेकिन तरीका अलग अलग है दोनों केसेस में, इसलिए मैंने बोला कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझना कैसे कि ना यहां पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पहला तो क्वेश्चन ये उठता है। तो एक फॉर्मूला है, मान लो हमारे पास P बराबर V/I, तो वो तो यहां पे काम का है क्या, सोच के देखो, नहीं है काम का, क्योंकि इस फॉर्मूले से कुल V कुल I अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास कुल शक्ति के बारे में पता चलेगा। तो कुल शक्ति निकालनी है तो ठीक है, लेकिन यहां कुल शक्ति नहीं निकालनी ना अपने को इसकी शक्ति बतानी है। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास P बराबर I²R, और तीसरा फॉर्मूला है V²/R। कौन सा काम में लें, ये सवाल है यहां पे, वही पहले की तरह सेम क्वेश्चन कि कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, ये वाला या ये वाला। तो समझना, ध्यान से समझना, यहां पे कुछ ना कुछ आई जा रही है, वही आई इसमें से भी जा रही है और वही आई इसमें से भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां अगर आप नोटिस करोगे तो जो आई जा रही है ना, तो आई दोनों में से सेम नहीं जा रही, यहां कुछ और I1 जा रही है, यहां कुछ और I2 जा रही है। ये इतना बड़ा नहीं लिख रहा मैं यहां पे, मान लो I2 जा रही है, तो I अलग अलग है लेकिन दोनों के लिए V का मान सेम है यहाँ पे। तो उससे मेरे को क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ मेरे को ये वाला फॉर्मूला काम में लेना चाहिए और यहाँ पर ये वाला, क्योंकि यहाँ पर I सेम है और यहाँ पर V सेम है। मैं इतनी बार ये बात रिपीट कर चुका हूं कि आपके यहां छप जानी चाहिए ये बात, समझ रहे हो? तो सिंपल है, आप यहां क्या करो, पहले तो कुल प्रतिरोध निकाल लो। तो RS यहां पे आपका हो जाएगा 1 + 2 जो कि हो जाएगा 3 ओम। तो आपके पास कुल प्रतिरोध आ गया। अब कुल प्रतिरोध है V है, तो आप यहां पर क्या निकाल सकते हो, I का मान। I का मान यहां पर क्या होगा, V/R। V है आपका 6, R है आपका 3 टोटल, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। ये धारा का मान निकाला है मैंने यहाँ पे 2 एम्पियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, क्यों? क्योंकि धारा से है ना दोनों केसेस में। तो क्या आएगा मेरे पास यहां पर उत्तर, देखना, P बराबर I²R, तो I², तो ये 2 एम्पियर का स्क्वायर इंटू R। अब सुनना ध्यान से सुनना, यहाँ पे
अब आर मेरे को ये काम में नहीं लेना, मेरे को तो इसका पूछा है ना कि इससे कितनी धारा जा रही है। क्लियर करो ये बात। तभी तो मैंने क्या किया, पहले आई निकाली टोटल, फिर कह रहा है ये वाले से कितनी जा रही है, तो मैं आर का जो मान है आई स्क्वायर आर, तो टोटल का नहीं रखूंगा, मैं इसका रखूंगा, मेरे को पूरे सर्किट का नहीं बताना। ये कह रहा है 2 ओम वाला जो है वो कितनी जो है शक्ति उपभोक्त कर रहा है, तो यहां पे मैं रखूंगा 2 ओम। तो ये मात्रक वगैरह अगर आप छोड़ भी दोगे तो यहां पर आएगा आपके पास 4 × 2 और ये आएगा आपके पास 8 वाट। तो ये तो आया यहां पे, इसको आप भले बोल दो P1। सेम चीज आप यहां देखोगे तो क्या करोगे, यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को। अब इस फॉर्मूला में आप नोटिस करोगे ना, अपने को V तो सीधे ही दे रखा है, यहां तो I निकालने की जरूरत ही नहीं है, और R किसका पूछा है, 2 ओम का, तो वो भी दे रखा है अपने को। तो यहां तो सीधे ही हमारे पास मान लो जो P2 है वो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर। तो V स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, भाग दोगे R से, R कितना है 2, तो कितना आएगा हमारे पास में, P2 बराबर 16/2, कितना आया, P2 बराबर 8 वाट। अब आप बोलोगे सर क्या सिंपल तो क्वेश्चन है सर, इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। यही पॉइंट है, यही बात है कि यहां फंस जाते हैं। मान लो यहां मैं कोई और फॉर्मूला लगा देता, ये लगा देता, तो 6 तो दे रखा है यहां पे, तो इससे भी हो जाता है, तो लेकिन आंसर फिर गड़बड़ हो जाता। 6 × 36 कर लेते आप, 36 में 2 का भाग देते तो 18 आ जाता है यहाँ पे, भाई साहब आंसर बदल जाता है पूरा का पूरा। ऐसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोनों में आपको लग रहा था कि यार अलग चल रहा है, यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी है फिर भी 8 वाट आया, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है फिर भी 8 वाट आया, जबकि हमको तो पहले तो लग रहा होगा ना कि कुछ और ही आएगा, ये चीज। अब उसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वाट है, 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट है, और 220 वोल्ट मतलब बल्ब पे लिखा हुआ आता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बल्ब पे ट्यूबलाइट पे, मैं आज ही एक छोटी ट्यूबलाइट लाया हूँ, तो इस पे तो बल्कि लिखा हुआ है कि जो वोल्टेज है ना वो 140 से लेकर के 220 वोल्ट तक हो सकता है, फिर भी काम करेगी। और इसकी शक्ति लिखी हुई होती है कितनी है, जैसे 5 वाट लिखी हुई है इस पे, तो 10 वाट 50 वाट जो भी है लिखा हुआ होगा उस पर। तो ये क्या लिखा हुआ है कि 2 बल्ब है हमारे पास में, जिनमें एक पे 100 वाट लिखा हुआ है, दूसरे पर 60 वाट लिखा हुआ है। वो कब, जब आप उसको 220 वोल्ट पर जला रहे हो। विद्युत मैस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। अब मैस क्या है, आप तो समझो पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो मैस से कितनी धारा ली जा सकती है। देखना समझना, हमारे पास 2 बल्ब दे रखे हैं 100 और 60, 2 बल्ब हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक है 100 वाट और दूसरा है 60 वाट। अब ये यार मैं वो आदत बन गई है गंदी प्रतिरोध बना देने की, इसको आपको तो यूं ही बनाना चाहिए कि ऐसे करके और ये ऐसे करके। तो ऐसे 2 बल्ब अपने को दे रखे हैं, कह रहा है अगर 220 वोल्ट से जोड़ रहे हैं अपन इनको, ये 220 है, तो कह रहा है आई कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या लॉजिक लगाएं अब यहाँ पे, तरीके इसको और भी हैं करने के, कॉम्प्लिकेटेड बना के भी किया जा सकता है, लेकिन सरल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल। कि भैया मैंने अभी भी आपको बोला कि शक्ति है, शक्ति को पार्श्व क्रम में सीधे जोड़ लो, मतलब इस सर्किट को आप यूं बना लो भले, कोई दिक्कत नहीं कि साहब 100 और 60 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना, तो आप इसको भले ही यूं जोड़ लो, एक ही लिख दो बना के कि 160 वाट, और V आपका है 220, आई निकाल दो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया अब अपन, बहुत सरल सी बात है ना, ये V है यार, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, P बराबर VI, क्या निकालना है, I बराबर P बटा V। P कितना है 160, नीचे कितना है V कितना है हमारे पास 220, भाग दे दो, तो ये आएगा आपके पास में ठीक है। तो 11 का भाग देना है 8 में अपने को, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, और 7 7 7 है ना, 11 7 77 होता है, 3 बचेगा,
और यहाँ पे 0 एक और अगर उस पर लगाओगे तो 11 दूना 22, और 8 बचेगा, फिर 0 लगेगा उस पर, तो 11 सत्ते 77 होगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो कि आई जो है वो होगा 0.73 राउंड ऑफ करके, और ये एम्पियर। ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल था। देखो लॉजिक्स हैं, फिजिक्स में लॉजिक है। फिर है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है। दो चीजें हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हमें, सॉरी 16 क्वेश्चन है ना, कि किसमें विद्युत धारा ज्यादा खर्च हो रही है, ऐसा पूछ रहा है अपन से, शक्ति से पूछ रहा है वो। कि पहले केस में तो हमारे पास क्या है, 250 वाट का टीवी जिसको आप 1 घंटे तक चला रहे हो, तो पहला केस है 250 वाट जिसको आप 1 घंटे तक चला रहे हो। 1 घंटे का मतलब है यहां पर 3600 सेकेंड, सीधे लिख दिया मैंने। और दूसरा जो है हमारे पास में वो है यहां पर 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाते हो आप। तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां कर देता हूं 16 का पार्ट सेकेंड। 120 वाट का हमारे पास क्या है, एक विद्युत हीटर है जिसको आप टाइम कितना है, 15 मिनट तक चला रहे हो। मतलब 15 मिनट मतलब कितना सेकंड हो गया, तो 15 × 60 करोगे आप, 15 ही बोला है इसने, सॉरी 10 मिनट बोला है इसने, 15 नहीं बोला है। अभी आंसर का बेड़ा गर्क कर देते अपन। तो 10 मिनट का मतलब तो क्या हो गया, 10 × 60 करोगे 600 सेकंड, ठीक है। तो यहां पर आप निकालो कुल उपभुक्त ऊर्जा। क्या निकालोगे आप, कुल ऊर्जा, और ऊर्जा का सूत्र क्या है, P × T। कैसे आया, आप तो ये याद रखो, P बराबर क्या होता है, W/T, या क्या होता है E/T। तो यहां से सूत्र क्या बन गया, E बराबर P × T, E बराबर P × T। सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है, बहुत सरल है। तो देखो यहां पे क्या आएगा आंसर हमारे पास में, 250 × T 3600। जीरो कितने, 1 2 3, तो पहले जीरोस तो साइड करो। फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे 25 को इंटू करना है 36 से, तो 25 थिंग होता है हमारा 150, 150 का 1 0, 15 के ऊपर, तो 25 दिया 75 और 15, 80 और 10 90, और ये क्या है हमारा मात्रक है जूल यहाँ पर, तो ये आ गया 9 लाख जूल। यहाँ देखो अब आप सेम चीज करनी है अपने को, यहाँ पे भी E निकालोगे, P है 120, ये मैंने 6 क्यों लिखा है भाई यहाँ पे, P × T आएगा ना 6 क्यों लिखा है, अच्छा वो T घूम गया। तो E बराबर 120 × 600, तो 3 0 तो पहले साइड करो। फिर क्या है 12 × 6, 12 से 65, 12 6 72, ठीक है। तो 72,000 जूल। कौन ज्यादा है, ये। तो आप बोलोगे कि जो टीवी है जिसको आप 1 घंटे तक चला रहे हो वो ज़्यादा शक्ति लेगा, ना कि हीटर जिसको आप 10 मिनट तक काम में ले रहे हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था 16। अब चल रहे हैं 17 पर। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मैश से 2 घंटे तक 15 एम्पियर धारा लेता है। क्या है, 8 ओम हमें प्रतिरोध दे रखा है हीटर का, आ जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है यहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिरोध हमें दे रखा है 8 ओम, और दे रखा है हमें विद्युत मैश से 2 घंटे तक, टाइम दे रखा है 2 घंटे, और 15 एम्पियर विद्युत धारा दे रखी है। टाइम दे रखा है हमें 2 आवर्स, और 2 घंटे और 15 एम्पियर विद्युत धारा, सॉरी आई, मैं मात्रक लिख देता हूँ आजकल। आई हमें दे रखा है 15 एम्पियर। क्या कह रहा है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। देखो बहुत बारीकी से पढ़ना है क्वेश्चन को, ऊष्मा की दर, यहां समझो, ये समझो, ये ऊपर है ऊष्मा और नीचे समय आ जाने से वो अपने आप ऊष्मा की दर हो जाता है, और ऊष्मा की दर क्या होता है, शक्ति। तो आपको यहां क्या निकालना है, ऊष्मा की दर मतलब शक्ति, ऊर्जा की बात नहीं हो रही है यहां पर, ये पकड़ना है पॉइंट। तो आपको यहां क्या निकाल के बताना है, P पूछा है इसने।
फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो एक फॉर्मूला सीधा सीधा नहीं दिख रहा क्या आपको? आपको आर दे रखा है, आई दे रखा है, तो आप सीधे लिख दो ना P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, सीधे करो, खत्म करो। तो ये चीज आपके पास आएगी आई स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, आई स्क्वायर इंटू आर, आर है आपके पास में 8, तो 15 इंटू 15 आप करोगे तो आपके पास आएगा 225, और 225 को 8 से अगर आप गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास में 1800। भाई 200 को 8 से करोगे तो 1600 आ जाएगा, 25 को 8 से करोगे तो 200 आ जाएगा, तो 1600 और 200 जो है आपका 1800 वाट जो है आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो मेरे पास अभी एनसीईआरटी है ना, उसमें गलत लिखा हुआ है, पीछे कुछ पता नहीं 180 पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो आंसर यही होगा। आप टेंशन मत लेना उस बात के बारे में। आप सोच रहे हो मार्कर क्यों बंद कर रहे हो सर, एक क्वेश्चन और बाकी है अभी, तो बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे वो क्वेश्चन भी आपको। क्वेश्चन नंबर 18 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं बोल के बताऊंगा, आपको लिखने का मन पड़े तो लिख लेना अपने साथ साथ में। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। कितने 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं अपने को। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन का जो निशान होता है ना, सिंबल, केमिकल सिंबल होता है W। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट फर्स्ट, तो W। तो टंगस्टन क्यों काम में लेते हैं? तो इसका आंसर है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, या जो हम बोलते हैं गलनांक है, वो बहुत उच्च होता है। कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम टंगस्टन का काम में लेते हैं। काफ़ी जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसकी जो प्रतिरोधकता है वो अधिक है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी अगर इस किताब में ही देखोगे ना, वो जो सारणी हमें दे रखी है, तो उस सारणी में जो है, कहाँ गई ये रही, उस सारणी में टंगस्टन तो चौथे नंबर पे दे रखा है, तो इसकी प्रतिरोधकता कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ना। सिल्वर से एल्यूमिनियम के बाद टंगस्टन ही आता है। तो इसको काम में लेने का एकमात्र कारण ये है कि इसकी जो गलनांक है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होके तप जाएगा ना, तो भी टूटेगा नहीं। आ रही बात समझ में? तो बस यही कारण है इसका। सेकंड है हमारे पास में, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्रातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो देखो इसके 2 कारण हैं। ये किताब में लिखा हुआ है आपके, अगर आप देखोगे ना, इसका आंसर एज इट इज किताब में लिखा हुआ है। मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। ये है आपका पेज नंबर, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, पेज नंबर 230 पे ही लिखा हुआ है, उसी टेबल के ऊपर। और यहाँ पर 2 कारण आपको गिना रखे हैं। पहला कारण आपको कह रखा है बी वाले में कि भाई जैसे विद्युत इस्त्री है या जो टोस्टर है, उसमें हमको कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जिसका ना प्रतिरोध या प्रतिरोधकता थोड़ी ज़्यादा हो। मतलब ज़्यादा क्यों हो? क्योंकि वो करंट को रोकेगा तो गर्म होगा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट कम जाने देगा, रोकेगा, लड़ेगा उससे, तो क्या होगा कि वो गर्म ज़्यादा होगा। क्लियर हुई बात? तो पहला कारण हमें दे रखा है कि जो मिश्रातु हैं, जो चीज़ें हम काम में ले रहे हैं, यहाँ ये लिखा है ना कि शुद्ध धातुओं की जगह पर मिश्रातु क्यों काम में लेते हो, एलॉय क्यों काम में लेते हो? तो हमें बोलना है जो मिश्रातु हैं उनकी प्रतिरोधकता जो है, या जो प्रतिरोध है, वो उनके अवयवी धातुओं से ज़्यादा होता है। मतलब मिश्रातु जिस धातु से आप बना रहे हो ना, तो मिश्रातु का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, वो उस धातु से जिससे आपने उसको बनाया है उससे ज़्यादा है। पहला कारण। दूसरा कारण, इनका सरलता से दहन नहीं होता है। दहन मतलब आग लग जाए, मतलब मान लो आपने गर्म किया, आग लग गई उसमें, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हम इसको काम में लेते हैं कि थोड़ा ज़्यादा गर्म अगर कर भी दोगे ना तो जलेगा नहीं तो क्या होता है, बाकी तार जो है जल जाएंगे, आग पकड़ लेते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए। कर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, मान लो इंसुलेशन जल जाए बाहर से, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, सब खत्म, बूम। फिर है सी हमारे पास, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? हमारे घर में सारा कनेक्शन कैसा हो रखा है? पार्श्व क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं कर रखा?
इसके 3 कारण है, 3 नहीं, मोटे मोटे 2 कारण आप लिख लो। सी है हमारा कि 3 कारण क्या, 2 चलो। पहला कारण तो आप ये लिखो, बहुत सरल शब्दों में लिखना कि अगर ऐसा होगा तो घर के सारी जो युक्तियां हैं उनके लिए एक ही बटन होगा हमारे पास, एक बंद करेंगे सब बंद। ये तो सही नहीं है यार, एक लाइट बंद करनी है तो पंखा भी बंद हो जाएगा, सोएंगे कैसे, है, कंट्रोल एक ही हो जाएगा। तो ये तो सही बात नहीं है साहब। सरल शब्दों में लिखा है आपने, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लो अगर हम ऐसा कर दें तो अगर एक चीज में फॉल्ट आ गया, एक चीज खराब हो गई, मान लो पंखा खराब हो गया, तो सब कुछ जो भी है घर में सब बंद हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो पहला हमने यहां लिख दिया कि साहब सब कुछ ही बंद हो जाएगा, इसीलिए हम इसको श्रेणी क्रम को काम में नहीं लेते। दूसरा आप क्या बोलोगे, दूसरा कारण बहुत ही अच्छा है, ये थोड़ा लॉजिकल है कि जैसे मान लो यहां है ना हमारे पास, यहां समझो पार्श्व क्रम में, तो पार्श्व क्रम में जोड़ने से क्या होता है, प्रत्येक युक्ति जो है ना उसको समान विभवांतर मिलता है, प्रत्येक युक्ति को जो है समान विभवांतर मिलता है। इस कारण क्या होता है, वो युक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार विद्युत धारा ले पाती है। क्लियर हुआ? लेकिन यहां जैसे आप समझो श्रेणी क्रम में कि क्योंकि सबके लिए v का मान सेम नहीं है यहां पे, तो क्या हो रहा है, i का मान सेम है। अब जैसे मान लो कि एक बड़ा कोई फ्रिज है और एक छोटा पंखा है, तो दोनों के लिए i का मान अलग अलग होना चाहिए ना कायदे से। तो लेकिन अगर आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो जो i इसमें से जा रहा है वही i इसमें से जा रही है, जो विद्युत धारा इसको मिल रही है वही इसको मिल रही है। ये तो वही बात हो गई, घर पे एक छोटा सा बच्चा और एक वयस्क व्यक्ति बड़े 40-50 साल के, आप दोनों को सेम खाना खिला रहे हो, मतलब खाना तो सेम खिला रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी में तो फर्क होना चाहिए ना। बड़ा इंसान थोड़ा ज्यादा खाना खाएगा, छोटा बच्चा थोड़ा कम खाएगा, फ्रिज थोड़ी ज्यादा विद्युत धारा लेगा, पंखा थोड़ी कम विद्युत धारा लेगा। तो आप इसको ये बोलोगे कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं ना तो सबको विद्युत धारा समान मिलती है, गलत बात है। पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, सबको विद्युत विभवांतर समान मिलता है, और उससे क्या होता है, प्रत्येक युक्ति जो है अपने हिसाब से विद्युत धारा ले सकती है, बात खत्म। क्लियर? तो ये पॉइंट मेंशन कर दो। फिर है आपके पास में डी, 2 पॉइंट है ना, दोनों मेंशन कर देना। डी क्या है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। बहुत फर्जी क्वेश्चन है। प्रतिरोध की निर्भरता पूछ रहा है किस पे, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, तो ये तो होती है R व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। तो आप लिख देना किसी तार का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस आंसर हो गया है, यही पूछा है इसमें। विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे भाई अपने घर पे जो भी तार वार हैं ये जनरली कॉपर के होते हैं, नहीं तो बाहर अगर आप देखोगे खंबे उम्बे पे वो लगा रखे हैं उन्होंने, तो वो कॉपर नहीं है, वो एल्यूमिनियम है। कह रहे क्यों, ये दोनों क्यों? तो आप इसको बोलोगे कि देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें तार चाहिए होता है ऐसा जिसका प्रतिरोध कम हो, या मतलब क्या है, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम हो। अच्छा ठीक है, ऐसा दे देंगे आपको। तो बोले फिर सबसे कम प्रतिरोधकता तो चांदी की है, चांदी लगा लो, चांदी के तार बनवाओ। तो चांदी क्यों नहीं काम में ले रहे आप? मैं मतलब एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। तो पहला कारण क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है। महंगा क्यों है? क्योंकि कम है। लोहे के कंपैरिजन में चांदी कम है, कॉपर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो चांदी कम है ना। तो जो चीज कम होती है वही तो महंगी होती है। अगर इतना ज्यादा होता ही चांदी तो फिर वैल्यू ही नहीं होती उसकी। तो ऐसे मान लो रोड पे पत्थर अगर चांदी का पड़ा होता सारे हर जगह, तो क्या करते उसका, कुछ नहीं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो चांदी हम क्यों नहीं काम में ले पा रहे, पहली बात तो क्योंकि चांदी बहुत ज्यादा महंगा है। मतलब कायदे से तो क्या काम में लेना चाहिए चांदी, क्यों नहीं ले रहे, महंगा है। तो हम क्या काम में ले रहे हैं फिर, कॉपर और एल्यूमिनियम जो उसके बाद में है। तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो भी काफी कम है, बहुत ही कम है बाकियों की तुलना में, और चांदी जितने महंगे भी नहीं है। लेकिन आप फिर भी अभी भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो अपने जो गैजेट्स आते हैं ना, 1 लाख रुपए का फोन आ रहा है, 1 लाख रुपए का लैपटॉप आ रहा है, 2 लाख रुपए का, तो इन गैजेट्स में आप नोटिस करोगे हो सकता है कि चांदी काम में ले रखी हो उन्होंने। क्यों? जितना अच्छा विद्युत चालक होगा उतना ही कम ऊष्मा आएगी उसमें से, हो सकता है। तो खैर हमें तो इसने पूछा है किताब में
कि आप कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों काम में लेते हो, तो आप बता देना। सस्ते हैं और इनकी प्रतिरोधकता भी जो है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए हम इनको काम में लेते हैं। और ये भी आप कह सकते हो कि सरलता से मिल जाते हैं, अवेलेबल है ना। चांदी जो है मुश्किल है थोड़ा सा। तो बस आज की क्लास यहीं तक, ये चैप्टर पूरा है। कोई भी डाउट वगैरह है, कुछ भी, मैं धीरे धीरे कोशिश करके मेल्स और व्हाट्सएप वगैरह चेक कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।